देखिए क्लास 10th में हमारा टॉपिक अभी लास्ट आज उसका टॉपिक होगा जो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्शन का आज लास्ट टॉपिक या फिर बहुत ज़्यादा जाएगा तो एक टॉपिक और जाएगा, एक दिन और जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले थे इस पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये इसमें हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वैसे स्पेशली ये फीमेल में होता है और इसमें 4 फेज़ होते हैं। कितने फेज़ होंगे? 4। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर प्रोलिफरेटिव फेज, सेकंड नंबर सेक्रेटरी फेज, थर्ड नंबर प्री मेंस्ट्रुअल फेज और 4 नंबर जो होगा वो मेंस्ट्रुअल फेज का होगा। तो देखिए कल इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा शायद किए भी थे। तो ये होता क्या है, देखिए इसमें ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक तरीके से ये नॉर्मल इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होगी? 28 डेज होगी, मतलब 28 दिन का ये होता है। अगर मैक्सिमम अगर जाएगा तो वो कितना? 45 डेज का, और मिनिमम अगर आएगा तो वो 21 डेज का होता है। तो लेकिन ज़्यादातर कितना डेज का होगा? 28 डेज का। इसमें देखिए होता क्या है मेंस्ट्रुअल फेज में, ये जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है ये 10 से 12 दिन का होता है। अब इसमें होगा क्या, डे बाई डे देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ये होगा 11 से 14 दिन का, ये होगा 2 दिन का, और ये होगा 5 डेज का। ये होगा 5 डेज का। तो अब देखिए यहाँ पे एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या एक पीरियड जो स्टार्ट होता है, एक पीरियड जो स्टार्ट होता है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक के आने की जो एक साइकिल होती है, एक टाइमिंग होती है, उस टाइम ड्यूरेशन को ही यहाँ पे क्या कहा गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक पीरियड से, एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल तक का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसी को यहाँ पे क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो प्रोलिफरेटिव फेज जो होगा वो 10 से 12 डेज तक होगा। इसमें क्या होगा? इसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। इसमें हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होगी वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है, एक हार्मोन स्रावित करती है जिसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन। वैसे तो ये 2 हार्मोन स्रावित करेगी, एक क्या होगा? एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स और एक गोनाडोट्रोपिन इनहिबिन हार्मोन्स। ये 2 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्लैंड सीक्रेट करती है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स और गोनाडोट्रोपिन इनहिबिन हार्मोन्स। तो देखिए ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये किसको एक्टिव करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगी। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है 2 तरीके का हार्मोन स्रावित करता है। एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH का मतलब है यहाँ पे, अगर FSH का मतलब देखें तो ये अभी फर्स्ट फेज में चल रहा है। FSH का मतलब होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए एक फीमेल में फॉलिकल जो होते हैं एट बर्थ टाइम, मतलब जब वो लगभग प्रेगनेंसी के 20 वीक पर, प्रेगनेंसी के 20 वीक पर जब होते हैं तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? प्रेगनेंसी के 20 वीक पर जो गर्ल्स होगी भ्रूण में, एम्ब्रियो में, उसमें ये फॉलिकल की संख्या कितनी होगी? 7 मिलियन। 7 मिलियन होगी। बर्थ टाइम में कितनी मिलियन हो जाएगी? 2 मिलियन। बर्थ टाइम में मतलब जब तक वो एम्ब्रियो में है, कोई गर्ल्स एम्ब्रियो में है, भ्रूण में है, उसमें फॉलिकल की संख्या कितनी होगी? 7 मिलियन होगी। जब उसका जन्म हो जाता है तो वो संख्या घट जाती है कितनी? 2 मिलियन की हो जाती है। और जब वो यहाँ पे वो एक तरीके से प्यूबर्टी फेज में आती है तो उसमें 4 लाख से भी कम बचते हैं, 4 लाख से भी कम बचते हैं। लेकिन मेनोपॉज की कंडीशन में, मेनोपॉज की कंडीशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडीशन में वो जो संख्या होती है 10,000 से भी कम आ जाती है। किसकी? ये फॉलिकल की संख्या। फॉलिकल की संख्या अगर एम्ब्रियो में देखें फॉलिकल की संख्या तो कितनी होती है? गर्ल्स में कितनी होगी? जब वो एम्ब्रियो कितने डेज का होगा? 20 वीक का। यहाँ पे कितने सप्ताह का होगा? 20 सप्ताह की जो वो एम्ब्रियो होती है, जो भ्रूण होती है, गर्भ में जो गर्ल्स पल रही है, उसमें फॉलिकल की संख्या कितनी होगी? 7 मिलियन की होगी। और उसके बाद जब उसका जन्म होता है तो उसमें फॉलिकल की संख्या कितनी रहती है? 2 मिलियन होती है। और उसके बाद जब वो और थोड़ा सा एक तरीके से प्यूबर्टी टाइम में हम कहें तो 4 लाख की होती है। लेकिन मेनोपॉज की कंडीशन में, मेनोपॉज मतलब ये साइकिल की कंडीशन में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडीशन में, ये फॉलिकल की संख्या कितनी होती है? 10,000 की। तो ये 10,000 की संख्या होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है FSH हार्मोन्स जो निकालती है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मतलब फॉलिकल को वो क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है। फॉलिकल को क्या कर रही है? स्टिमुलेट कर रही है। और दूसरा जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसके बारे में आगे देखेंगे। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। तो देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पे फॉलिकल क्या हुआ? फॉलिकल एक्टिव होता है। फॉलिकल एक्टिव होगा तो ये इसमें जो हार्मोन्स होंगे वो कौन सा होगा? अब इसमें कुछ हार्मोन्स होंगे जो इस फॉलिकल को ग्रोथ करेंगे। क्या करेंगे? ये फॉलिकल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, बड़ा होगा, मतलब डेवलप होगा। अब ये ग्रोविंग के बाद किस में चेंज हो जाएगा? जब ये फॉलिकल ग्रोविंग हो जाएगा तो ये ग्राफियन, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो एक हार्मोन स्रावित करता है। ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा? हार्मोन स्रावित करेगा जिसका नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स क्या करेगा? स्रावित करेगा। कौन? ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकालता है। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम में। और ये कार्पस लूटियम जो होता है ये क्या होता है? जो ओवरी से एग निकलता है, ओवरी से जो एग निकलता है उसका ये सबसे बाहरी आवरण होता है। इसका मतलब है कि जो ओवरी है वो किसका निर्माण कर रही है? ओवम का निर्माण कर रही है। ओवम का निर्माण ये विभिन्न स्टेप में चल रहा है।
प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है 10 से 12 डेज का होता है। इसमें हार्मोन सीक्रेट होता है। हार्मोन्स क्या करेगा, FSH और LH हाइपोथैलेमस निकालेगा। उसके बाद फॉलिकल जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्रो करके वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। यही ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम का मतलब है ये अंडाणु का बाहरी आवरण। कार्पस लूटियम का क्या होता है, ये कार्पस लूटियम जो होता है अंडाणु का क्या होगा, बाहरी आवरण होगा। ये बाहरी आवरण जो होता है, अब यहाँ से एस्ट्रोजन जो होता है वो एस्ट्रोजन जो होगा इस LH हार्मोन्स को क्या करेगा, इसके इफेक्ट को कम करेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसने निकाला यहाँ पे, एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये ग्राफियन फॉलिकल ने निकाला, इसने सीक्रेट किया। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, LH के इफेक्ट को कम करेगा या इसका क्या करेगा, LH को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। LH को क्या कर देगा, बढ़ाएगा। और ये सारी जो कंडीशन होती है ये यहाँ से, अब ये क्या हुआ, LH और FSH ये दोनों के माध्यम से यहाँ से एग क्या हुआ, ये इस तरीके से एक संरचना होती है। यही तो ओवरी होती है, ये ओवरी होती है। ये भाग जो कहलाता है वो एम्पुला होता है और ये भाग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब कहलाती है, फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। तो यहाँ से ये जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर है ये क्या करती है, ओवरी को कैप्चर करती है। ओवरी यहाँ पे ओव्यूम को, अंडाणु को क्या करती है, कैप्चर करती है। जैसे यहाँ से अंडाणु वेल डेवलप हुआ तो ये उसको कैप्चर कर ली। तो यहाँ से अंडाणु के वेल डेवलप होने में और यहाँ कैप्चर करने की जो टाइमिंग है वो कितनी होती है, 10 से 12 डेज की होगी। तो ये जो टाइमिंग है ये कितनी, 10 से 12 डेज की। तो ये फर्स्ट फेज पूरा हुआ प्रोलिफरेटिव फेज का, जो 10 से 12 दिन, मतलब एक वेल मैच्योर अंडाणु के बनने में जितना टाइम लगता है वो कितना होगा, 10 से 12 दिन का होगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से वो अंडाणु बाहर तो आ गया, बाहर आ गया। तो अब ये कितने टाइम तक जीवित रहेगा, 24 आवर तक। 24 आवर तक अगर इसका स्पर्म के साथ निषेचन हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अब इसका मतलब है यहाँ से ओव्यूम का किसमें, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करना। ये जो पूरी टाइमिंग है कितने की, 10 से 12 दिन की। अब सेकंड नंबर आता है किसका, सेक्रेटरी फेज। सेकंड नंबर आएगा किसका, सेक्रेटरी फेज का, जो कितने दिन का होता है, 11 से 14 दिन का ये सेक्रेटरी फेज होता है। तो देखिए इसमें कार्पस लूटियम जो है, कार्पस लूटियम ने 2 हार्मोन्स निकाला। कार्पस लूटियम क्या करेगा इस कंडीशन में, अभी वहाँ तक, अभी जहाँ तक हमने यहाँ पे एक पढ़ा, यहाँ तक की पूरी जो टाइमिंग थी वो 10 से 12 दिन की, वो तो पूरी हो गई। अब उसके आगे की जो टाइमिंग है, कार्पस लूटियम क्या करेगी, 2 हार्मोन सेक्रेट करेगी, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन्स क्या करेगी, स्रावित करेगी। और ये हार्मोन्स जो होते हैं ये एंडोमेट्रियम, एक लेयर होती है एंडोमेट्रियम पर इफेक्ट डालती है। एंडोमेट्रियम को क्या करेगी, ये एंडोमेट्रियम में ही क्या, इसके माध्यम से जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें एंडोमेट्रियम में लगभग 3 मंथ्स तक ये एंडोमेट्रियम जो होती है वो एनर्जी देगी, उसको संरक्षण देगी। क्योंकि 3 मंथ्स तक वो जो ओवल होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं वो उसका निर्माण नहीं होता। तो 3 मंथ्स तक क्या करेगा, ये इस भ्रूण को, इस एम्ब्रियो को पूरी एनर्जी देगा। उसके बाद जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है वैसे ही इसका काम
ख़त्म हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा बन जाएगा वैसे ही इसका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ओव्यूलेशन की जो ड्यूरेशन होती है, ओव्यूलेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो पीरियड के 14 डेज़ पर, ओव्यूलेशन की जो ड्यूरेशन होती है वो कब, जैसे अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे किसी का टाइमिंग जो है वो 28 डेज़ का है, 28 डेज़ का है, 28 डेज़ उसका ये पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, तो इसमें से माइनस कर दो 14, तो 14 डेज़ पर ओव्यूलेशन होगा। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 14 डेज़ पर ओव्यूलेशन हो गया, अब जिसका 35 डेज़ का है, जिसका थोड़ा लेट होता है 35 डेज़ का, वो उसमें भी 14वें ही दिन, मतलब इसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए, मतलब 21वें दिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। और ओव्यूलेशन का मतलब है एक मैच्योर अंडाणु का ओवरी से निकलना। ओव्यूलेशन को क्या होगा, मैच्योर अंडाणु का ओवरी से निकलना, वही क्या कहलाएगी, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। इस कंडीशन में फीमेल के बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है तो फीमेल के बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसी कंडीशन में इसके जो ओवम होते हैं, ओवम जो होंगे वो कितने आवर्स तक ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वैसे तो नॉर्मली वो 15 आवर मतलब 15 घंटे के लिए वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस 15 घंटे में अगर उनका स्पर्म के साथ कॉन्जुगेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो क्या करेगा, एक फिर वो स्थापित हो जाएगा यूट्रस में, वहाँ पे फिर प्लेसेंटे का निर्माण करेगा, फिर उसके बाद ये साइकिल वहीं से क्लोज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, एंडोमेट्रियम के माध्यम से यहाँ पे जो निषेचित अंडाणु है, निषेचित अंडाणु है, उसका पूरा का पूरा एनर्जी सप्लाई करता है जब तक प्लेसेंटा बन नहीं जाता। अब देखिए उसके बाद एक हार्मोन से ही कार्पस लूटियम निकालता है, HCG का ह्यूमन कोरियोनिक, HCG हार्मोन्स निकालता है, HCG हार्मोन्स निकालता है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स क्या होता है, ये HCG हार्मोन जो होता है एक तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट में ये सहायक होता है। जब ये फीमेल के यूरिन में ये हार्मोन्स मिलना शुरू हो जाता है, डॉक्टर यूरिन से ही प्रेगनेंसी चेक कर लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी एक्सेप्ट हुई या नहीं। किसके कारण, HCG हार्मोन्स के कारण, जिसे हम कहेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। अब देखिए अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन के 14 डेज पर ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के 15 घंटे के अंदर अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब उसके बाद की ये प्रक्रिया थर्ड स्टेप शुरू होती है प्री मेंस्ट्रुअल फेज की। तीसरी जो फेज होगी वो किसकी होगी, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। ये कितने दिन का होगा, लगभग 2 डेज का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, या तो उसका ये लास्ट डे होगा या क्या होगा, अगले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली है, अगली जो पीरियड आने वाली उसका फर्स्ट डेज होगा। मतलब ये एक जो साइकिल चले उसका लास्ट और अगले का फर्स्ट, तो ये 2 डेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें पुनः वो क्या करता है, वो अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन जो हुआ, अंडाणु निकला, उसका निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, अगले साइकिल के लिए रेडी होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज आता है, अगला नंबर फिर आएगा मेंस्ट्रुअल फेज में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये ओवम जो है इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में जो LH हार्मोन्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो निकालेगा क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो यूट्रस में जो ब्लड कलेक्ट हुआ है, यूट्रस में जो ब्लड कलेक्ट हुआ है वो धीरे धीरे वेजाइना के माध्यम से वो बाहर निकलेगा।
वो जो ब्लड कलेक्ट हुआ वेजाइना के माध्यम से बाहर निकलेगा, और इसी ब्लड को जो बाहर निकल रहा है इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ब्लड बाहर वेजाइना के माध्यम से निकलता है। और ये प्रक्रिया जो होती है वो 4 to 5 डेज तक चलती है। ये जो प्रक्रिया होगी कितने डेज तक चलेगी, 4 to 5 डेज तक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये पूरी प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल में होता है। और ये नॉर्मली देखा जाए तो 28 डेज़ का, और मैक्सिमम जो होगा वो 45 डेज़ का। बहुत ज़्यादा होगा तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कभी देखा गया, ये 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। और यहाँ पे 28 दिन की अपेक्षा वो 32 दिन का भी हो सकता है, 35 दिन का भी हो सकता है, 25 दिन का भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है, एवरेज जो होता है वो कितने का होगा, 28 डेज़ का होगा। तो यहाँ पे इस पूरे साइकिल को हमने कितने फेज में पढ़ा है, 4 फेज में। प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें एक अंडाणु के बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, एक अंडाणु के बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट होते हैं उसको सारे हमने देख लिया। ये जो प्रक्रिया होती है कितने, 10 से 12 दिन की। दूसरे नंबर आती है सेक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है, अंडाणु उस ओवरी से बाहर निकल करके एम्पुला, जो अभी हमने बताया था, एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला तक वो पहुंचता है, वहां तक पहुंचता है। तो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है कितने दिन पर होगी, 14वें दिन। और ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकती है, वो 13वें दिन भी हो सकती है और 15वें दिन भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो देखा गया वो कितने, 14वें दिन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। और इस कंडीशन में, ओव्यूलेशन की कंडीशन में फीमेल का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है, फीमेल का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तीसरा नंबर आता है प्री मेंस्ट्रुअल का। अगर यहाँ पे ओव्यूलेशन से जो ओवम निकला है, अंडाणु निकली, अगर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब यहाँ पे ब्लड जो होता है वो यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं उसमें कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। जब कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये कलेक्शन 2 डेज तक चलेगा। फिर लास्ट जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज का, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। यहाँ पे LH हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा, तो वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित करेगा, जो क्या करता है उस लेयर को, या ये ऑक्सीटोसिन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हाइपोथैलेमस को इफेक्टिव करती है, और वहाँ पे जो ब्लड होता है उसकी सप्लाई क्या होती है, बंद कर दी जाती है। तो जितना ब्लड इकट्ठा हुआ होता है वो ब्लड वेजाइना के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमारा रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। अब अगले दिन से नया चैप्टर स्टार्ट होगा।